14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ और उसके लॉन्च होने के कुछ दिन बाद रूस ने भी अपने मून मिशन को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। रूस के मून मिशन का नाम था लूना 25 और इसका भी मकसद बिल्कुल चंद्रयान जैसा ही था, यानी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और वहां के वातावरण को स्टडी करना। अनफॉर्चुनेटली 20 अगस्त 2023 को यह स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर क्रैश हो गया। लेकिन आपको चौंकाने के लिए बता दूं कि रूस और भारत के अलावा भी एक और देश ने इस मून रेस में हिस्सा ले लिया है। वह देश है जापान। 26 अगस्त 2023 को जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा एक लैंडर को लॉन्च करने वाली है, जिसका मुख्य मकसद होगा चांद की सरफेस पर एक्यूरेट लैंडिंग करना। इन सभी मिशंस को देखने के बाद मन में काफी सारे सवाल आते हैं, जैसे आखिर क्यों इतने सारे देश अचानक से चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी देशों को उससे क्या फायदा होने वाला है और आखिर चांद पर इतना क्या स्पेशल है कि वह इन सभी देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सवालों का उत्तर तो देंगे ही, साथ में भविष्य में होने वाले बहुत सारे मून मिशंस के बारे में भी बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 14 जुलाई 2023 को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मून क्राफ्ट लॉन्च किया। यह इसरो का तीसरा लूनर मिशन है, जिसका नाम है चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था और इसमें मुख्य रूप से सिर्फ एक ऑर्बिटर था, जिसका काम था चांद की परिक्रमा करना और ऑर्बिट में ही रहते हुए रिसर्च एंड स्टडी करना। चंद्रयान 1 को एक सक्सेसफुल मिशन माना जाता है। 25 सितंबर 2009 को इसरो ने ये अनाउंस किया था कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की है। यह डिस्कवरी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। इससे पहले कोई भी स्पेस एजेंसी इतने सारे लूनर मिशन करने के बाद भी चांद पर पानी होने के डायरेक्ट एविडेंस नहीं खोज पाई थी, लेकिन इसरो ने अपने पहले ही लूनर मिशन में वह कर दिखाया था, जो बड़ी स्पेस एजेंसीज भी करने में नाकाम रही थी। इस डिस्कवरी को कंफर्म करने के लिए नासा ने अपने रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में लॉन्च किया था, जिसका काम था इसरो द्वारा की गई डिस्कवरी को चेक एंड कंफर्म करना। इस मिशन के करीब 10 साल बाद इसरो चंद्रयान का सक्सेसर मिशन यानी चंद्रयान 2 दुनिया के सामने रखता है। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया यह मिशन हाल ही में हुए चंद्रयान 3 मिशन का एक पुराना वर्जन है। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और रोवर भी था। इसके जरिए इसरो के वैज्ञानिक चांद के साउथ पोल पर लैंड करना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि चांद के साउथ पोल पर बहुत सारा पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 ने जिस पानी की खोज की थी वो भी चांद के साउथ पोलर रीजन में ही मौजूद था। चांद का साउथ पोल वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है और इसका सीधा सा कारण है यहाँ पर मौजूद गड्ढे, चट्टाने और अंधेरा। चांद के साउथ पोल पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस एरिया में बहुत सारे गड्ढे और चट्टाने मौजूद हैं, जिस वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को यहाँ लैंड कराना बहुत मुश्किल बात है। चांद के साउथ पोल को पृथ्वी से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से वहां मौजूद इंस्ट्रूमेंट से कांटेक्ट करना एक कॉम्प्लेक्स बात बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद के साउथ पोल के ज्यादातर हिस्से में ज्यादातर समय अंधेरा रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे मौजूद हैं और यह गड्ढे इतने ज्यादा गहरे हैं कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। सूर्य की रोशनी न पहुँचने की वजह से ही वैज्ञानिक इस एरिया को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड है। वे ऐसा मानते हैं कि इन गड्ढों में ही वाटर आइस मौजूद हो सकती है, क्योंकि उससे पिघलाने के लिए सूर्य की रेडिएशन और गर्मी उस बर्फ तक पहुंच ही नहीं पाती। चंद्रयान 2 का मुख्य काम था चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन वे ऐसा करने में फेल हो गया। लैंडिंग के कुछ ही समय बाद इसरो ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से अपना कॉन्टैक्ट खो दिया। बाद में यह पता चला कि लैंडिंग से कुछ ही समय पहले स्पेसक्राफ्ट उल्टा हो गया था और चांद की सरफेस पर जाकर क्रैश हो गया था। इस क्रैश लैंडिंग ने इसरो और पूरे देश को निराश तो जरूर किया, लेकिन इसरो ने कुछ ही दिनों बाद चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की अनाउंसमेंट कर दी। यह मिशन भी बिल्कुल चंद्रयान 2 जैसा ही है, बस इसमें ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को शामिल किया गया है। यह स्पेसक्राफ्ट का वह हिस्सा होता है जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करके स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ने में मदद करता है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होने वाले चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तब ऐसा माना जा रहा था कि यह चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन सकता है।
लेकिन एक बहुत बड़ा झटका देते हुए 10 अगस्त 2023 को रूस ने अपना लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था लूना 25 और बिल्कुल चंद्रयान 3 की तरह ही इसका भी एकमात्र मकसद था चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो ने अपने स्पेसक्राफ्ट को एक इनडायरेक्ट तरीके से चांद पर भेजा था, जिस वजह से उन्हें ऐसा करने में करीब 40 दिनों का समय लग गया। लेकिन रूस ने ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली लूना 25 को चांद के ऑर्बिट में सेंड कर दिया, जिसमें मात्र 10 दिनों का ही समय लगा। रूस के वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 अगस्त की तारीख को लूना 25 लैंडिंग अटेम्प्ट करने वाला था। अगर वह लैंडिंग सफल होती तो रूस पहला ऐसा देश बन जाता जिसने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की होती। लेकिन दुर्घटनावश 20 अगस्त को चांद की सतह के नजदीक के ऑर्बिट में जाते समय स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से यह क्रैश लैंड हो गया और रूस का यह मिशन फेल हो गया। भारत और रूस के बाद अब जाक्सा यानी जापान की स्पेस एजेंसी ने भी अपने मून मिशन को अनाउंस किया है। यह एक लूनर लैंडर होगा जिसे 26 अगस्त 2023 को लॉन्च किया जाएगा। द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो यह स्टडी करेगा कि चांद पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को कम से कम और हल्के से हल्के इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा यह चांद के एक्सोस्फीयर, थर्मल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन अमेंडेंस, मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशन एनवायरनमेंट के बारे में भी स्टडी करेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एक्सोस्फीयर एक ग्रह या चांद के वायुमंडल की उस लेयर को कहा जाता है जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होने लगती है। चांद के पास एक बहुत ही पतला वायुमंडल है जिसका अंत इसी लेयर के साथ होता है। इस पर स्टडी करने से वैज्ञानिक न सिर्फ चांद के वायुमंडल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे, बल्कि उन्हें ये भी पता चलेगा कि सूर्य से आने वाली किरणें चांद के वायुमंडल को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज पर स्टडी करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो स्लिम मिशन के द्वारा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 भी चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज पर अपनी स्टडीज करेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन एनवायरनमेंट को पढ़ने से हमें यह पता चल पाएगा कि किस तरीके से चांद के वातावरण में इंस्ट्रूमेंट्स को रेडिएशन से बचाए रखा जा सकता है। आगे चलकर हम इंसान चांद पर एक बेस बनाने का प्लान कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए हमें चांद के वातावरण और वायुमंडल को बहुत अच्छे से समझना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापान की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी आई स्पेस ने 25 अप्रैल 2023 को एक मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम था हकुतो आर मिशन और इसका मकसद था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। अनफॉर्चुनेटली यह मिशन फेल हो गया था, नहीं तो जापान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाता। लूना 25 मिशन भी कोई नया मिशन नहीं था, बल्कि सबसे पहले इसे 2021 में लॉन्च किया जाना था। लेकिन तारीख बढ़ाते बढ़ाते रूस के वैज्ञानिकों ने इसे 2023 में फाइनली लॉन्च करने का निर्णय लिया। जापान के बाद नासा भी अपने लूनर लैंडर को 2023 में ही चांद पर भेजने वाला है। इस मिशन का नाम होगा नासा CLPS और इसे चांद पर मौजूद एक गड्ढे की बाउंड्री पर लैंड कराया जाएगा। मेलापर्ट ए नाम के इस क्रेटर की बाउंड्री पर मौजूद रहकर यह रेडियो एस्ट्रोनॉमी, स्पेस वेदर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर स्टडी एंड डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। इस मिशन के लॉन्च होने के बाद नासा फिर से एक और लूनर मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम होगा लूनर ट्रायल ब्लेजर और यह एक लूनर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होगी। इसके जरिए नासा के वैज्ञानिक चांद की सतह पर रिसर्च करेंगे और उस पर मौजूद पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप बनाएंगे। फिलहाल के हिसाब से इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यह तारीख थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। इस ऑर्बिटर के लॉन्च होने के बाद नवंबर में ही नासा एक और लैंडर चांद पर लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा प्राइम 1। इसके जरिए वैज्ञानिक साउथ पोल के पास के एरिया में ड्रिलिंग करेंगे और वहां पर मौजूद एलिमेंट को एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करने की स्टडी करेंगे। इसके अलावा नासा फिर से एक और लूनर लैंडर को चांद की सतह पर लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा ब्लू घोस्ट। इसका मुख्य मकसद होगा चांद के हीट फ्लो को स्टडी करना और उससे चांद की सतह पर होने वाले असर को आइडेंटिफाई करना। इसके बाद अगले ही साल नासा फिर से बहुत सारे लूनर मिशन प्लान करके बैठा हुआ है। सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि चीन भी अगले साल अपने लूनर सैंपल रिटर्न मिशन को लॉन्च करेगा। इसके जरिए चाइना चांद पर की जाने वाली अपनी सभी स्टडीज के सैंपल को पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा, जिस पर वह और ज्यादा स्टडी करके चांद के बारे में जानकारी निकालेंगे। इन सभी मिशंस को देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि चांद बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अब हर देश चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है। चांद पर मौजूद पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसे भविष्य में विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।
केमिस्ट्री और फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं और इन दोनों को ही रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नासा के कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा बताते हैं कि भविष्य में वे अपने डीप स्पेस मिशंस को पृथ्वी से नहीं बल्कि चांद से ही लॉन्च किया करेंगे। इसके लिए वह चांद पर एक ऐसा बेस बनाएंगे जिससे स्पेसक्राफ्ट को आसानी से लॉन्च किया जा सके। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, जिस वजह से वहां से किसी भी चीज को लॉन्च करना पृथ्वी के मुकाबले आसान और सस्ता होता है। इसके अलावा वायुमंडल न होने की वजह से रॉकेट को अंतरिक्ष में जाने में किसी भी ड्रैग या फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। पानी मौजूद होने के अलावा चांद पर हीलियम-3 नाम का एक एलिमेंट मौजूद है। अगर हम चांद पर मौजूद सारे हीलियम-3 को एनर्जी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते हैं तो अगले 10,000 सालों तक हमें किसी भी और एनर्जी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हीलियम-3 से निकलने वाली एनर्जी क्लीन एनर्जी होती है, यानी उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। दुनिया भर के देश इस एलिमेंट को भी जल्दी से जल्दी समझना और कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि एनर्जी रेस में एक दूसरे से आगे निकल पाएं। फिलहाल के हिसाब से अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ही चांद पर अपनी सबसे अच्छी पकड़ बनाए हुए है, लेकिन धीरे धीरे चीन, रूस और भारत भी उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस लूनर रेस में कौन सा देश सबसे आगे रहेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।